जी स्टूडेंट्स, हमने पहले देखा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको अब विधिवत शुरू कर रहे हैं, तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनकी परिभाषाएं सेक्शन 2 में दी गई हैं और उन शब्दों को, उनके अर्थों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। कृपया इनको ध्यान से समझिए। यद्यपि ये शब्द आप रोज़मर्रा के जीवन में, दिनचर्या में फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्निकली इनका क्या तात्पर्य है ये समझना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला जो शब्द है जिसको कि इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है सेक्शन 2A में, वह है प्रस्ताव। अब प्रस्ताव मतलब आप कहते हैं हाँ भाई किसी के सामने कोई बात कहना, ठीक है, लेकिन टेक्निकली लॉ की दृष्टि से प्रस्ताव कब किया गया माना जाएगा, वो प्रस्ताव क्या होता है? वो है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के विषय में प्राप्त की जा सके, तो यह कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा है। अर्थात इसमें आपने क्या चीज़ समझी? मेनली आप दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में जो प्रकट कर रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? उस दूसरे व्यक्ति की उस पर सहमति प्राप्त करना। अगर आप ऐसा कुछ भी इंटेंट नहीं रखते और केवल अपनी चीज़ थोप रहे हैं तो ये प्रपोजल नहीं होगा। दिस कांट बी टर्म्ड एज ऑफर, ठीक है ना? दिस वॉन्ट बी ट्रीटेड एज ऑफर। ऑफर मस्ट हैव एन इंटेंट टू seek the consent of other party before whom you are expressing your intention to do or not to do anything। दूसरी चीज़ जो समझाई गई है या जो शब्द जिसकी परिभाषा दी गई है सेक्शन 2B में, वह है वचन, प्रॉमिस। जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष की प्रस्ताव रखा जाता है उस पर अपनी सहमति ज्ञापित कर देता है। ज्ञापित करने का मतलब आपको कम्युनिकेट कर देता है, यू आर इन्फॉर्म्ड, है ना, इट इज़ सबमिटेड, ठीक है, आपको ज्ञापित कर देता है तथा अपनी सहमति इस पर ज्ञापित कर देता है, तो यह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। एक प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है तो वचन बन जाता है। क्यों बन जाता है वचन? सपोज़ कीजिए मैंने अगर किसी के समक्ष किसी चीज़ को बेचने के लिए एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप 10,000 रुपये दे सकते हैं तो मैं ये चीज़ आपको बेच दूंगा। अब अगर 10,000 रुपये में अगला व्यक्ति सहमत हो गया, उसने कहा ओके एक्सेप्टेड, तो अब आपने जो प्रस्ताव रखा था 10,000 रुपये में चीज़ देने का, आपका स्वीकृत होते ही जो प्रस्ताव था आपका वचन बन गया। अब आपको चीज़ अगले को 10,000 रुपये में देनी पड़ेगी। मान लीजिए प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद में आपकी जानकारी में ये आता है कि उसके तो 12,000 मिल रहे हैं या 13,000 मिल रहे हैं किसी कारण से। अब आप अगर परिवर्तित होंगे तो दिस विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। इसको वचन भंग कहा जाएगा, ठीक है ना? और फिर इसके लिए कानूनी जो उपचार हैं वो किए जा सकते हैं। वचनदाता एवं वचन ग्रहीता। प्रस्ताव जब स्वीकार हो जाता है तो प्रस्तावक अर्थात प्रस्ताव करने वाले को वचनदाता कहते हैं तथा प्रस्ताव स्वीकार करने वाले व्यक्ति को वचन ग्रहीता कहते हैं, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, ठीक है। फिर चौथी परिभाषा दी गई है इसमें सेक्शन 2D में प्रतिफल की, कंसीडरेशन। प्रति मतलब के बदले, फल मीन्स एनी प्रोसीड, ठीक है। प्रतिफल कंसीडरेशन जब वचनदाता की इच्छा पर, देखिए इसमें लॉ में पढ़ने का एक ही तरीका होता है, चीज़ को तोड़ तोड़ कर एक एक एस्पेक्ट पर गौर किया जाए। जब वचनदाता की इच्छा पर, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, कॉमा, वचन ग्रहीता अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने आइदर प्रॉमिसी और एनीवन एल्स ऑन हिज ऑब्लिक हर बिहाफ कोई कार्य किया है, हैज़ डन एनी वर्क, अथवा करने से विरत रहा है, और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग,
अथवा कोई कार्य करता है और करने से विरत रहता है, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, अथवा कोई कार्य करने या करने से विरत रहने का वचन देता है, और प्रॉमिसेस टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इन फ्यूचर, तो उसका ऐसा कार्य, देन हिज सच एक्ट, या कार्य से विरति, और एब्सटिनेंस फ्रॉम सच एक्ट, या इसका वचन, और इट्स प्रॉमिस, वचनदाता के वचन के लिए, विल सर्व एज, वचनदाता के वचन के लिए प्रतिफल का निर्माण करेगा, विल सर्व एज कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफ प्रॉमिसर। अब कोई व्यक्ति आपको वचन क्यों देगा? आपने क्या किया उसके लिए जो वो आपको वचन देगा? जो आपने उसके लिए किया वह उस वचनदाता के वचन देने का वैधानिक कारण होगा, और आपका वो कार्य या वचनदाता की इच्छा पर किसी कार्य को नहीं करना उस वचनदाता के वचन का प्रतिफल होगा। ठीक है, तो ये कंसीडरेशन जो है वो कंसीडरेशन होता है कि एक व्यक्ति आपको वचन क्यों दे रहा है, आपने बदले में उसको क्या दिया। ठीक है, बदले में देना का मतलब है कोई चीज़ आप दें या कुछ कार्य करें ये आवश्यक नहीं है। मेरी इच्छा से अगर आप कोई कार्य नहीं करते तो भी मैं आपके प्रति दायी होऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है और आपने उस कार्य को नहीं किया है। सपोज़ कीजिए मैं किसी व्यक्ति को कहता हूं कि अगर आप नशा छोड़ दो तो मैं आपको 5,000 रुपये इनाम दूंगा। अब अगर वो नशा छोड़ देता है मेरे कहने से, तो ही एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मीन्स उसने मेरे कहने से नशा नहीं किया, मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना? ओके। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है ठहराव की, एग्रीमेंट। एग्री, देखिए एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्रीमेंट मीन्स म्यूचुअल एग्री, म्यूचुअली यू आर एग्री ऑन एनीथिंग। फिर भी चलिए, एग्रीमेंट की जो परिभाषा लॉ में दी गई है वो है प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करता है, ठहराव कहलाता है। मैंने आपको वचन दिया, मेरे वचन को प्राप्त करने के लिए बदले में आपने मुझे वचन दिया, ये हो गया दो वचनों का समूह। मेरा वचन आपके लिए प्रतिफल है और आपका वचन मेरे लिए प्रतिफल है, देन इट बिकम्स एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट, अगर इसको सामान्य कहें एग्रीमेंट क्या है, देन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। आपने प्रस्ताव किया, मैंने स्वीकार किया, एग्रीमेंट हो गया। ठीक है ना? तो एग्रीमेंट मीन्स प्रत्येक वचन, वचन कब बनता है? जब कोई प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, अर्थात ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। फिर है पारस्परिक वचन, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब फॉर्मली भी कई बार आप कहते हो कि यार रेसिप्रोकेट तो करना चाहिए था, किसी ने आपको बर्थडे गिफ्ट दिया, यू मस्ट हैव रेसिप्रोकेटेड हिम। आजकल रिटर्न गिफ्ट देते हैं, वो क्या है? रेसिप्रोकल। आपने चूंकि उनको गिफ्ट दिया तो उन्होंने आपको एक्नॉलेज किया रिटर्न गिफ्ट दे करके, यस वी आर थैंकफुल टू यू। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या आंशिक प्रतिफल होते हैं, पारस्परिक अथवा व्युत्क्रमीय वचन कहलाते हैं। व्युत्क्रमीय, जैसे मैथ्स में व्युत्क्रमीय किसको कहते हैं? 3/4 इंटू 4/3 नलीफाई। ठीक है ना? तो इस तरह से। अब फिर होता है व्यर्थ ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट। एक ठहराव जो राजनियम द्वारा यानी कानून द्वारा प्रवर्तनीय न हो, एनफोर्सिएबल न हो, व्यर्थ ठहराव कहलाता है, एज ए वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है? और फिर होता है अनुबंध, एक ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, विच कैन बी एनफोर्स्ड विद द हेल्प ऑफ लॉ एक्ट, वो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज एग्रीमेंट, ऑल्सो इज कॉन्ट्रैक्ट। विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, एंड विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है? व्यर्थनीय अनुबंध मीन्स वॉइडेबल। एक ठहराव जो केवल एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर तो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है, किंतु अन्य पक्ष या पक्षकारों की इच्छा पर व्यर्थनीय नहीं, व्यर्थ नहीं, तो ऐसे को व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं, विच इज़ वॉइडेबल। मतलब पक्षकार किसको कहते हैं पहले तो आप ये जानिए। अनुबंध में व्यक्ति, दो व्यक्तियों के बीच में अनुबंध नहीं कहलाता, अनुबंध कहलाता है दो पक्षकारों के बीच में, पक्षकार एक, पक्षकार दो। कई बार अखबार में न्यूज़ पढ़ते हैं कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ, दोनों पक्षों में 100 लोग थे, यानी पक्ष एक
पक्ष दो। तो कभी भी अनुबंध जो होता है वो दो पक्षों के बीच में होता है। अब जो पक्षकार होते हैं उनमें से एक पक्षकार को तो ऑप्शन मिलता है कि वो अनुबंध को चाहे तो स्वीकार कर ले और चाहे तो अस्वीकार कर दे, और दूसरे पक्षकार को नहीं मिलता ऐसा ऑप्शन। ऐसा तब होता है जब एक पक्षकार दोषी है और दूसरा पक्षकार पीड़ित है। तो पीड़ित पक्षकार को कानूनी ऑप्शन देता है कि आप बताओ क्या करना है, आप चाहोगे तो अनुबंध का निष्पादन करवाएंगे और आप चाहोगे तो इसे व्यर्थ घोषित कर देंगे। तो ऐसे अनुबंध को कहते हैं व्यर्थ नियम। ठीक है। अब व्यर्थ अनुबंध, एक अनुबंध जब राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होने से रुक जाता है। रुक जाता है का मतलब क्या है, शुरू में तो वो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय था, तो ऐसा अनुबंध तब व्यर्थ हो जाता है जब वह राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रहता। ठीक है, ओके।